अच्छा, कब कितने टाइम से खड़े हैं सर आप? मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ। फिर भी नहीं सिलेंडर गैस? मतलब काम छोड़ के खड़ा हूँ, 700 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के खड़ा हूँ यहाँ। अच्छा सर। अंध भक्त है ना ये, अंध भक्त है मोदी जी के। अच्छा हाँ, कच्छा फाटा रहेगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। 2000 रुपए का भी सिलेंडर हो जाएगा फिर भी बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। सरकार अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। हाँ जी। कब से लाइन में लगे हैं? हो गया 6 बजे से। 6 बजे से? हाँ जी। तो लाइन में लगना अच्छा है। अब क्या करें, अब लाइन में लगना अच्छा नहीं। क्या सरकार अच्छा कर रही है? अब बताइए, आप लोग आए यहाँ, पानी हम लोग को दे रहे हैं यहाँ। ये आप पूछे कि आप लोग भूखे प्यासे हैं? सर हमारा तो काम है, आवाज तो आपकी पहुँचा रहे हैं ना। वोट आपने मोदी जी को दिया है, पानी खाना हमसे मांग रहे हैं। तो आप वही चीज तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। हाँ, तो दीजिए हम लोग को। हम दे आपको वोट? आप हमें बिठाए हैं क्या प्रधानमंत्री गद्दी पे? आपको ही देंगे। आपको ही हमको बिठाए हैं प्रधानमंत्री गद्दी पे? तो आपको ही हम बैठाएंगे। क्या काम अच्छे किए मोदी जी, ये बताइए। मोदी जी यही काम अच्छे किए हैं कि यहाँ सिलेंडर तो मिल रहा है, मिल तो रहा 6 बजे से। हाँ। 10 काम, 5 ही काम गिना दीजिए मोदी जी के अच्छे। चलिए अब 5 काम क्या, ये लाइन में लग करके 5 काम गिना दीजिए आप अच्छे। हो रहा है। आप 5 काम गिना दीजिए। मैडम मिल तो रहा है, मिल तो रहा है। सुबह से शाम तक के राज में तो मिलता भी नहीं, मिलता भी नहीं। हाँ, मिलता भी नहीं है। आपको 5 काम तो सर याद नहीं है। हाँ सर, क्या कह रहे हैं सर? सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के आए, सिलेंडर लेने के लिए। अरे तो आप तो खुश है ना सर, तो बता रहे हैं। भाई अंध भक्त है ना ये, अंध भक्त है मोदी जी के। अच्छा हाँ, कच्छा फाटा रहेगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। 2000 रुपए का भी सिलेंडर हो जाएगा फिर भी बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। अच्छा, तो आपको नहीं सरकार पसंद आ रही? नहीं, हमको नहीं आ रही है सरकार। मोदी जी कह रहे सब झूठ फैला रहे हैं, कोई सिलेंडर कोई गैस की दिक्कत नहीं है देश में। दिक्कतें तो है तो लाइन में लगे हुए हैं, दिक्कत तो है तभी तो लाइन में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लोग हैं जो नाटक कर रहे हैं लाइन में लग के। कांग्रेस तो नाटक मतलब करती नहीं, कांग्रेस तो संसद भवन में जाकर आवाज उठाती है। आप भी मतलब गरीबों की आवाज उठाती है संसद में। अच्छा, कब कितने टाइम से खड़े हैं सर आप? मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ। फिर भी नहीं सिलेंडर गैस? मतलब काम छोड़ के खड़ा हूँ, 700 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के खड़ा हूँ यहाँ। अच्छा, यूपी के सीएम ने कहा है कि जो भी गैस के बारे में कुछ भी बोलेगा, अफवाह फैलाए गलत, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डर नहीं लग रहा है? आप तो बोल रहे हैं फटाफट। अरे तो जेल में डाल देंगे ना, जो उनके खिलाफ बोलेगा जेल में डाल देंगे। सर तो सरेंडर कर दिए, क्यों सर? क्या सीएम के स्टेटमेंट से डर गए? नहीं, क्यों डर गए? क्यों डर जाएंगे? तो आप तो बड़े खुश हैं 6 बजे से। तो आइए, ऑफिस गए थे? ऑफिस क्या जाएंगे, मिल तो रहा है। मिल रहा है। नहीं मिलता तो क्या करते? घर पे मिलता था। अरे तो कोई एहसान है मेरा? जैसे भूखे प्यासे यहाँ खड़े हैं, जनता का ही पैसा है। मिल तो रहा है, नहीं मिलता तो क्या करते? तो एहसान किया है सब? क्या करते? क्या नहीं करते? भूखे प्यासे खड़े हैं, मिल तो रहा है। अच्छा, नहीं मिलता तो क्या करते बताइए? हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। था शेर जंगल का राजा था, जब देखो तो शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, कुछ बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ शेर। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा और लपक के पेड़ पे चढ़ गया। एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे, 6ठी पे, 7वीं पे। तो बकरी रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, हिंदुस्तान की राजनीति, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। क्या कोई कमी नहीं। वॉर के बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। क्या बोला तूने? दूसरी तरफ विपक्ष बार बार यह साबित करने में जुटा है कि देश पर तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट आ चुका है। अबे साले, ये देखो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कुछ लोग, कुछ देश के राजनेता इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और आज उनको एक्सपोज करना होगा। अब तू गया बेटा। मैं तो आपको सुन रहा था। मैं अगर ये कहूं कि आपके कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता की कोई जरूरत ही नहीं होती है। आपने ओपनिंग में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना बचाव कर दिया और ये साबित कर दिया देश के सामने कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि जो बीजेपी से सवाल
बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है वो देशभक्त है कि नहीं है, वो आप बताइए। जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कि मीडिया की और एक सच्चे पत्रकार की यह जिम्मेदारी है कि सवाल सरकार से हो। आप सरकार से कहलवाइए ना कि कोई कमी नहीं है, हिम्मत कहलवाइए ना कि गोरखपुर में क्यों मारपीट हो रही है, क्यों अयोध्या में होटल बंद हो गए हैं, क्यों प्रसाद नहीं बन रहा है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपकी डिबेट में आने से पहले अभी मुझे एक फोन आया काकोरी लखनऊ से, 2 लोग परेशान, उनकी बेटियों की एक की कल आज शादी है, एक की कल शादी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कैसे खाना बनेगा। आप कह रहे हैं कि जो सवाल कर रहा है वो विपक्ष का है। अब आए ना लाइन पे। बीजेपी को कोई संकट नहीं है, न बीजेपी के समर्थकों को संकट है गैस का, न अंधभक्तों को। मगर क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको फार्मूला दे दिया है, गंदी नाली में गैस डालिए और किचन में लगा लीजिए, खाना बनाइए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और आप एक बात कह रहे हैं कि आपदा में अवसर विपक्ष खोजता है। आपदा में अवसर खोजने के जनक कौन है, उनका नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। ये तो लेने के देने पड़ गए। हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए और कई जगह बॉम्बे में महाराष्ट्र में एमपी में सब रेस्टोरेंट भी बंद हो गए हैं और लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिल रहा है उस तरह से। तो लोग आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर, पता नहीं, जबकि ये तो भैया युद्ध की वजह से हुआ है ना। एकदम ये और मोदी जी से कैसे गलती हो सकती, वो अवतारी है। अरे भाई कोरोना आया, पीएम केयर फंड भी गया तो मोदी जी तो लिए नहीं, और जीएसटी बढ़ाए मोदी जी कोई मतलब है नहीं। चीन अगर हमारे देश में घुस गया तो कोई मतलब है नहीं। अगर अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो इसमें मोदी जी का बेचारे क्या मामला है? गलत फंस गया। नहीं, वो राम लला के बैठाने वाले हैं। अरे वो ये स्क्रीन फाइल में उनका नाम है, बीच से चेला बन गए हैं। अरे गुरु जी बात समझिए, मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। हाँ वही तो अवतारी पुरुष है। अगर वैक्सीन से फोटो उनका हट गया तो उसमें मोदी जी क्या कमी है? वैक्सीन से दाम बढ़ गया तो मोदी जी की क्या गलती है? क्या गलती है मोदी जी का? तो ट्रम्प की गलती है। और ट्रम्प अगर देश में हमारे रूस से तेल खरीदना पड़ा, इसमें मोदी जी क्या गलती हो? तो ट्रम्प की गलती है। अगर हमारे देश में सोना चांदी बढ़ रहा है, सोना चांदी अगर बढ़ रहा है तो इसमें ट्रम्प की गलती है। गुरु जी मेरा कहना है रुपया की गलती है, डॉलर की गलती है, मोदी जी की नहीं हो सकती, वो तो अवतारी है। गुरु जी मेरा कहना है मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, पूरी दुनिया पूरी मेहनत घूमते हैं। 1800 कुछ करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च होता है, इसमें मोदी जी कोई गलती नहीं, वो अवतारी पुरुष है। तो नहीं गलती इसमें क्या मोदी जी की है? सब नहीं है, मोदी जी की कोई गलती नहीं है। चीन हमारे देश में घुस गया, मोदी जी कोई गलती नहीं। यूजीसी पे पूरा देश लड़ रहा है, मोदी जी कोई गलती नहीं। हमारे देश में शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, मोदी जी कोई गलती। हमारे देश में नौजवान मर रहा है, मोदी जी कोई गलती नहीं है, वो अवतारी है। नमस्कार देख लिया। ईरान के पास सबसे खतरनाक चीज क्या है? उसके पास छोटे साइज की पनडुब्बी है। ये बहुत बड़ी पनडुब्बी नहीं है, इसमें 10-15 आदमी ही अट पाते, बहुत छोटी पनडुब्बी है। लेकिन जो हार्मुज जल संधि है वहां का उथला पानी है, वहां बड़ी जहाजें नहीं आ सकती हैं और ना ही बड़ी पनडुब्बी आ पाएगी, क्योंकि चट्टान है। ये चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे सब, और ये जब अमेरिकी नौसेना पास आएगी तो उसे मारेंगे सब। इसके अलावा ईरान के पास एक मच्छर ब्रिगेड है। अभी मच्छर ब्रिगेड क्या है? तो छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज गति से चलने वाले इसके पास 15,000 से ज्यादा जहाजें हैं, पानी वाली जहाज है, बहुत छोटी है। इसका आकार जो है वो एक बस के आकार का है और उतनी ही लंबाई में है, ट्रैक्टर बराबर होगी यहाँ पे। लेकिन इतनी तेज स्पीड है कि इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी पानी में, समुद्र में निशाना लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि समुद्र ऊपर नीचे हो रहा होता है, जिसपे आपकी जहाज है वो भी डिसबैलेंस हो रही होती है। तो इनका क्या है कि ये लोग उसको एक साथ 200-400 छोड़ देंगे और उसपे से ये मिसाइल छोड़ देंगे। अब दुश्मन का जहाज कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इन मिसाइलों को मारे कि इन जहाज को मारे। ये मिसाइल भी गति कर रहा है, जहाज भी मूवमेंट कर रहा है, समुद्र भी मूवमेंट कर रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई ना कोई उस जहाज पे जाके लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो ये कामाकाजी हुए ले जाके अपने आप को उसमें लड़ा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अभी तक न इजराइल न अमेरिका की नेवी आगे आई है इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके पास मच्छर ब्रिगेड है। तुमको क्या लगता है आज गैस मिल जाएगा? अच्छा बड़ा पकड़ो, हमको भी लाइन में लग। तो घर ले 20 पैक हो गया, इन्हें से निकल, चलते निकलना चलते। किसको वोट देते? कांग्रेस के। कांग्रेस 1 रुपया के 3 अंगूठे मिलेगा, दे देना 50 रुपया के। घर ले, चल हो गया पैसा।
पैसा नहीं है, बाद में मिलेगा। अच्छा ठीक है, उधार मानेंगे हम। किसको वोट दिए थे? बीजेपी के। 300 में 1 गोईठा मिलेगा। 300 में 1 गोईठा। तुम ही लोग ना कर दीजिए ना भैया। तुम ही लोग ना बोलता था कि 5000 का सिलेंडर हो जाएगा ना, तो 5000 का सिलेंडर ले लेंगे। 300 के 1 गोईठा मिलेगा, लेना तो लो। ठीक है, 200 के देंगे। आधार कार्ड दो। आधार कार्ड लेके आया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं प्रतिशोध लेना होगा। हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए कि अतीत में जो हुआ उसका बदला लेंगे। तो ये डोभाल साहब का ये रंग है और ये समय समय पर दिखता रहता है। और ये अब ये पहलगाम में आतंकी आकर घुस जाते हैं, अभी तक किसने वो साजिश रची, वो उसका भंडाफोड़ अभी तक नहीं हुआ। पुलवामा का भंडाफोड़ आज तक हमें पता ही नहीं लगा। वो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान कैसे मरे, कैसे एक गाड़ी आरडीएक्स से भरी हुई वो उस बस से आकर टकरा गई। अगर आप पहलगाम में है और आपको कुछ कहना है तो आप उस बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं। हाँ। उस बारे में तो सवाल इतने हैं जिनके आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप कुछ तो बात करेंगे। वो ये तरीका है बात करने का, यही है जहां पर वो कुछ बोल सकते हैं। ये जो लगातार विश्वगुरु वाली जो बात है, जो आपने बहुत कायदे से उठाई, आप ये देखिए कि भारत कितना खर्च करता है शिक्षा पर। 4.5%, 4%। आप अगर विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो शिक्षा पर जरूरत होनी चाहिए 6%। आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। दिबांग, मेरे घर में भी एक मंदिर है, पर मंदिर बनाने से आधुनिक राष्ट्र बन जाएगा क्या? और इसमें ये अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी शामिल हो गई है। यही मेन विमर्श बन गया है। बिल्कुल, अगर आप लगातार ऐसी बात करेंगे मंदिर वाली, तो वो भी उस लाइन में शामिल होना चाहते हैं। पर अगर आप एजुकेशन पे ही रहें, चाइना में कितना खर्च होता है? 11% खर्च करता है चाइना। भारत में केवल 1% R&D पर खर्च होता है जीडीपी का। चीन में 2.6% होता है। ध्यान रहे कि उनकी जीडीपी आपकी जीडीपी से 5% ज्यादा है। मैं एक चाइना एक्सपर्ट का वीडियो देख रहा था दिबांग, जो BYD कंपनी है, जिसने अब टेस्ला को भी मात दे दी है, दांत खट्टे कर दिए ई कार्स को लेकर। मैं भी यहाँ पर बता दूं दर्शकों, एक ई कार ही इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल। तो BYD के संस्थापक बोल रहे थे कहीं, और इन सज्जन का उसके बाद नंबर था। तो BYD के संस्थापक क्या बताते हैं कि मैंने अपनी सरकार से कहा कि मुझे रिसर्च के लिए $1 बिलियन चाहिए। एक आंकड़ा दिया। सरकार ने क्या कहा? 15 बिलियन लो, टारगेट सेटिंग करो, टाइम बताओ कब तक टेस्ला को पीछे छोड़ दोगे। वहां पर 1,20,000 इंजीनियर्स सिर्फ रोबोटिक्स में लगे हुए हैं। 1,20,000। देखिए, मैं चीन घूमकर आया हूं, 2 बार घूमकर आया हूं, और मैंने इसी एंगल से वहां पर काम किया है। रिपोर्ट्स की हैं जो ABP न्यूज पर ही चली। आप ड्रोन के जो बिलियनर हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के दुनिया के पहले बिलियनर हैं। और वो कहां के उनकी नागरिकता? शंघाई में रहते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही हो, जिस तरह से रिसर्च हो रही है मेडिसिन पे, मैं इतना पढ़ रहा हूं आजकल, जिस तरह से मेडिसिन में चाइना में रिसर्च हो रही है, और जिस तरह के नए नए पेपर्स आ रहे हैं, जिस तरह के पेटेंट्स हो रहे हैं, चीन इस समय सबको मात। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।